अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। देखें 1896 के अंदर हेनरी बैकरेल एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि यूरेनियम जो है वो इनविजिबल रेडिएशन जो है ना वो इमिट कर रहा है, और वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है ना वो उनकी प्रेजेंस जो है ना वो शो होती है, क्योंकि वो नज़र तो नहीं आती, विजिबल रीजन में तो नहीं है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट जो है ना उनके सामने अगर रखे हैं तो डेफिनेटली वो उसको डैमेज करते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो रेडिएशंस हैं वो गैस को आयनाइज कर सकती हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बाकी साइंटिस्ट ने किए जिसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन मतलब रेडिएशन की टाइप्स भी पता चली। और मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो इन्वेस्टिगेशन आई इसमें वो मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने की थी। उन्होंने नए एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्कवर किए थे जो कि रेडिएशन को इमिट करते थे, जिनको नाम दिया गया पोलोनियम और रेडियम का। और उसके बाद फिर इस प्रोसेस को फर्दर उन्होंने स्टडी किया, तो ये एमिशन ऑफ रेडिएशन का जो प्रोसेस था इसको उन्होंने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया मैरी क्यूरी ने, और इनको फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला था बाद में इस फील्ड में काम करने की वजह से। उसके बाद बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट हेनरी बैकरेल ने परफॉर्म किए, जिससे ये पता चल रहा था कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस से आ रही हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर कुछ डिके होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियाई की अंदर जो है ना वो चीज़ें चेंज होती हैं, जिस वजह से ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है ना वो देखने को मिलता है। ये टोटली नेचुरल प्रोसेस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आप चाहे बाहर से टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी इसके चेंज करें, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो टोटली नेचुरल है। इसलिए यहाँ पर देखें डेफिनेशन के अंदर पहला लफ्ज़ भी यही यूज़ किया गया है। मेसोपोटामियस emission of radiation by unstable nuclei is called natural radioactivity, and the element which emit such radiation are called radioactive elements। तो ऐसा यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो कि नेचुरली रेडियो एक्टिविटी कुछ रेडिएशन इमिट करे, और उसे हम उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं, और जो एलिमेंट ये परफॉर्म करेंगे उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये रेडिएशन जो थी ये एक्सपेरिमेंट से पता चला ये 3 तरह की थी। हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, उसको एक लेड बॉक्स के अंदर रखा, लेड ब्लॉक के अंदर, और बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, और फिर जब रेडियो एक्टिव सोर्स से रेडिएशन बाहर आई तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से 3 डिफरेंट पाथ पे चली गई। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल यानी जो रेज जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुए उन्हें या रेज कह लें, उनको अल्फ़ा पार्टिकल्स का नाम दिया गया, और जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई उन्हें हम बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया। और उसके बाद कुछ रेज बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगी जिन्होंने अपना पाथ डाइवर्ज नहीं किया, तो वो गैमा रेज कहलाई। यानी फोटोग्राफिक प्लेट जो सामने रखी गई थी वो एक जगह से डैमेज नहीं हुई, बल्कि 3 डिफरेंट प्लेसेस जो है ना वो डैमेज हुई थी। इससे उनकी डाइवर्जेंस का पता चलता है। तो जो रेज पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई वो डेफिनेटली वो रेडिएशन या रेज नहीं थी, बल्कि वो पार्टिकल्स थे, और वो चार्ज पार्टिकल थे। दैट्स वाई उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपनी बेंडिंग शो की। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल आप कह रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 प्रोटॉन के बराबर है, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं साथ, यानी हीलियम का न्यूक्लियाई ई के बराबर एक अल्फ़ा पार्टिकल होता है, और बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बल्कि न्यूट्रॉन जब डिके करता है, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान वो एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट करता है। बीटा रेडिएशन और भी यानी बीटा डिके और भी 2 तरह के हैं, वो हम देखेंगे जब हम डिके इसका स्टडी करेंगे। और गैमा जो है वो प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, वो स्ट्रेट जाके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो अब आगे कुछ ये क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है। देखें ये जो रेडिएशन हमने अभी बात की है रेडियो एक्टिव रेडिएशन की, ये बैकग्राउंड रेडिएशन तब कहेंगे जब कोई भी आप सोर्स प्लेस ना करें डिटेक्टर के करीब जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता हो, लेकिन फिर भी वो आपको रेडिएशन की प्रेजेंस का जो इंडिकेशन दे, तो फिर वो रेडिएशन जो होती हैं उन्हें बैकग्राउंड रेडिएशन का नाम देते हैं। वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और दूसरा वो रॉक्स में होती हैं, सॉइल में होती हैं, वाटर में होती हैं। हमारे प्लैनेट्स के ऊपर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके वजह से होती हैं,
और ये नेचुरल जो रेडिएशंस हैं इन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, सनशाइन के साथ और रेन के साथ भी आती हैं। फॉर्चुनेटली हमारी जो बॉडी है वो इसको टॉलरेट कर सकती है, लेकिन वो जगह जहाँ पर रेडिएशन की तादाद या रेडिएशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। इसके अलावा जो हमारे खाने पीने की चीज़ें उनमें भी कुछ चीज़ें जो है ना वो रेडियो एक्टिव हैं, जो रेडिएशन इमिट करती हैं, तो हम जो है ना वो डाइट में लेते भी हैं। इसके अलावा फिर देखें अर्थ जो है अर्थ के ऊपर बाकी जो चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में रेडिएशन जो है ना वो आउटर स्पेस से रिसीव करती हैं, जो कि सोलर विंड के साथ भी आती हैं। तो इन रेडिएशन को हम कॉस्मिक्स रेडिएशन कहते हैं, जो कि जिसके अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं। ये कॉस्मिक रेडिएशन जो होती हैं ये आके एटमॉस्फेयर के अंदर गैस के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और सेकेंडरी रेडिएशन को इमिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, मॉन्स, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की शक्ल के अंदर। तो ये जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स इस तरह से इंटर होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो मौजूद गैस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सेकेंडरी रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन और कॉस्मिक्स रेडिएशन ये दोनों मिला के लॉन्ग भी बनता है। बाकी वो रेडियो एक्टिविटी जो आपने पढ़ा उसमें रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन, फिर उसमें और भी होगा स्टेबल अनस्टेबल होंगे, क्योंकि रेडिएशन इमिट करने की बड़ी वजह यही है कि अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ जो है ना वो विद द न्यूक्लियॉन्स बढ़ता है। अब जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन है, एक ही प्रोटॉन है, हीलियम 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, इस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ेगा। अब न्यूक्लियॉन्स जो बाइंड रहते हैं एक जगह पे उनको एक चीज़ बाइंड रखती है जिसका हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, वो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान होती है और वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड रखती है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियॉन्स यानी जैसे कि प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल तो करेगा, लेकिन उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो उसको डोमिनेट करती है। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से कहीं ज़्यादा है, जिस वजह से एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन एट अ टाइम वो सर्वाइव करते हैं। तो लेकिन जब न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जैसे ये 82 तो क्रॉस करता है एटॉमिक नंबर, तो फिर जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो इतना बढ़ जाता है कि वो जो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज से वो बाहर चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन शॉर्ट रेंज है। लेकिन न्यूक्लियस का साइज जब 82 एटॉमिक नंबर से बढ़ता है तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो समझ लें बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। यानी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स के असर से बाहर जाने लगती हैं चीज़ें, और जो प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हैं वो डोमिनेट करने लगती हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो नेचुरली ये रेडिएशन इमिट करने लग जाता है। तो ये रीज़न है उसकी रेडियो एक्टिविटी की, और ये 82 से अबव जो है ना वो ये न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के नोट्स में से, कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बिलो होता है वो नेचुरली स्टेबल होते हैं, जिनका 82 से अबव होता है वो नेचुरली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह इसको डिके को पढ़ेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।